दोस्तों, आप फलों का, सब्जियों का, दालों का प्रयोग करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप बदल बदल कर इसका प्रयोग करें। अगर आप सभी प्रकार के फल खाएंगे, अलग अलग सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपके आहार में पूर्णता आएगी। यह आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा। सभी पोषक तत्व आपको मिल सकेंगे। यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या आप ध्यान रखते हैं कि जिस फल का सेवन आप करते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है? क्या उसे भी बदलने की जरूरत है? किस प्रकार से आपके शरीर पर उसका प्रभाव हो रहा है? क्या निरंतर गेहूं की रोटी का प्रयोग करना आपके लिए ठीक है? आज आपको समझ आएगा कि रोटी के विषय में किन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आपको पाचन की विकार हो रहा हो, ब्लोटिंग हो रही हो, आपका वजन बढ़ता जा रहा हो, या फिर आपको अन्य प्रकार की कोई समस्या, डायबिटीज आदि है, तो इन सब की जानकारी के लिए आज की कहानी बहुत जरूरी है। आज की वीडियो हम आपसे 2 पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट में हम आपको 3 नियम के बारे में बताएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। आपकी रोटी के विषय में, आपके अन्न के विषय में किस किस प्रकार से आप उसे ग्रहण करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि कौन सा वह अन्न है जिसको मिलाकर के आप आटा बनाते हैं और उसे आटे को बनाने के बाद यदि उस रोटी का आप यूज करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य के लिए परम हितकारी हो जाएगा। अनेक समस्या खत्म होती दिखाई देगी। कोई बीमारी है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अनेक बीमारियां जो हो सकती है उनकी संभावना समाप्त हो जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में आज आप जानेंगे, तो आइए इसके विषय में जानते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आप तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आपको सभी चीजें की जानकारी होती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे सेहत के लिए अच्छा है, तो आप हमें आज बताएं कि किस प्रकार हमें रोटी का सेवन करना चाहिए। उसके बारे में हमें बताएं। हमें स्वस्थ रहने के लिए किस रोटी का प्रयोग करना चाहिए, कैसा आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, यह सब हमें बताएं, क्योंकि यह सब समस्या बढ़ती चली जा रही है। एक ही प्रकार की रोटी का सेवन करने से मेरे स्वास्थ्य में बहुत सी विकृतियां दिखाई देने लगा है। क्या आप इसका समाधान बता सकते हैं? अगर आप गेहूं की रोटी को भरपेट खाते हैं तो आप समझ ले कि आपने अपने पाचन तंत्र पर दबाव डाल दिया है। अब बात आती है कि इससे होता क्या है, तो इस पाचन का विकार होता ही है। उससे अधिक संभावना है कि आपके शरीर में तमोगुण बनेगा, जटिलता बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा। अनेक व्यक्ति कहते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, रात्रि में देर से खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं और यह गेहूं की रोटी को खाकर के सो जाते हैं, जिससे सुबह उठने में आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी, दिन में आलस्य बना रहेगा। कई व्यक्ति कहते हैं कि हमें दिन में भी आलस आता है, नींद आती है, तो इसका कारण यह है कि जो आप बार बार गेहूं के आटे का प्रयोग कर रहे हैं यह आपके लिए जड़ता लेकर आ रहा है। अगर आप गेहूं के आटे का प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसमें अन्य प्रकार के आटे को मिला ले। आप अन्य आटे को मिक्स करके उसका प्रयोग करेंगे तो यह उपयोगी हो जाएगा। इस विषय को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह समझें कि आपके शरीर में जड़ता को बढ़ाता है गेहूं का ज्यादा प्रयोग। दूसरे नंबर में आप समझने की कोशिश करें, जो आप रोटी के ऊपर घी का प्रयोग करते हैं यह भी आपके पाचन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गेहूं का जो आटा होता है पहले से ही भारी होता है। उस पर से आप यदि घी मिला देते हैं तो यह और भारी हो जाता है। और गर्मियां के मौसम में जब विशेष रूप से आपका पाचन जब थोड़ा मंद रहता है और उसमें आप यदि गेहूं की रोटी पर घी लगाकर उसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए और हैवी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम जो कर सकते हैं कि आप घी को रोटी की जगह दाल या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि रोटी पर लगाए या सब्जी में, दोनों में अंतर हो जाता है। यदि आप घी को रोटी पर लगाते हैं तो यह उसे और भारी कर देता है, जिसे पचने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन वही यदि इसे
आप सब्जी में डालेंगे तो यह सब्जी से अलग रहता है और यह शरीर में जाकर एक तरावट वाली स्थिति में लेकर के आएगा। यह आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आसानी से पच भी जाएगा। इसी तरह की बारीकियां को हमें समझना चाहिए। दूसरे स्थान पर रोटी में घी लगाने से अच्छा है सब्जी में घी डालें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरे पॉइंट में यह समझे कि आप जो आटा लगाते हैं यानी कि जो आटा गूंथते हैं उस आटे को आप ज़्यादा समय तक गूंथते रहें। अगर आप फट से आटा लगा देते हैं तो उसे पचने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है, वहीं देर तक आटा गूंथने पर वह उतनी ही जल्दी पच जाता है। इससे आपको गैस नहीं बनेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपके पाचन पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो आप भी इस नियम का पालन जरूर करें और साथ ही अपने साथियों के साथ इसको साझा करें। अब आप आगे यह समझे कि स्वास्थ्यवर्धक आटा बनाने की विधि क्या है, वो प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान से सुने। हमारा कहना यह है कि अगर आप लगातार गेहूं के आटे का प्रयोग कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। इसमें आप बाजरा और मक्का भी मिलाएं। आपने अपने दादा दादी को बाजरा मक्का का खेती करते, उसका सेवन करते, प्रयोग करते जरूर देखा होगा। वह यह कहते भी थे कि वह या तो बाजरा मक्का या फिर रागी जैसे अन्य प्रकार के दूसरे आटा का प्रयोग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह बस गेहूं के आटे का ही प्रयोग करते हैं। वह लोग कभी गेहूं के आटे का प्रयोग करते, कभी बाजरा, कभी मक्का तो कभी रागी। इस तरह जो उस समय उनके पास उपलब्ध रहता वह उस आटे का प्रयोग करते थे, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वह हर 1-2 महीने में बदल बदल कर दूसरे तरह के आटे का प्रयोग करते थे, जिससे बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन अब जो है निरंतर गेहूं के आटे का ही लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरे स्थान पर समझे कि बहुत ज़्यादा इसके ब्रीड को बदलने के लिए हाइब्रिड जो बना देते हैं अन्न को, वह भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इस प्रकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा गेहूं के ऊपर किया जाता है। तो यह भी एक कारण बन गया है कि गेहूं नुकसानदायक है। तीसरे नंबर में समझे कि जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं उनको यह जो अन्न है गेहूं जो है नुकसान करता है। कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि गेहूं उन्हें नुकसान दे रहा है और वह लगातार गेहूं का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर पर, उनके पाचन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन की समस्या है उन लोगों को भी उनका त्याग करना चाहिए और दूसरे प्रकार के अन्न पर जाना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि अब बेटा तुम यह समझो कि किस प्रकार से हमें आटा बनाना है। तो पहले हम गेहूं के साथ कौन सा 4 अन्न मिलाते हैं जिससे वह परम उपयोगी हो जाएगा। साथ ही साथ हम समझेंगे कि यदि आपको गेहूं का प्रयोग नहीं करना है तो किस प्रकार से हम आटा बनाना है। तो सबसे पहले समझ ले कि आपने 10 किलो की मात्रा में गेहूं लिया है, तो यदि आप 10 किलो की मात्रा में गेहूं ले रहे हैं तो उसमें 3 किलो की मात्रा में चना मिला दे। फिर उसके 2 किलो बाजरा, 2 किलो ज्वार मिला ले। फिर उसमें आपको 1 किलो की मात्रा में रागी मिला देना है। तो इस तरह आप इन सबको मिला करके यदि आप थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाते हैं, उससे ज़्यादा बारीक ना करके, और फिर उस आटे को बिना चाले सीधा उसे गूंथ उसकी रोटी बना लेते हैं तो यह रोटी सरलता से बन जाएगी। और तब आपका इसके सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं करेगा, आपका पाचन ठीक रहेगा। यदि आपको मधुमेह की समस्या है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत है, पाचन तंत्र दुरुस्त हो जाएगा, आंखें ठीक रहेगी, जोड़ों में दर्द रहना, ब्लोटिंग, इस तरह की अनेक प्रकार की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, सरलता से मलों का निष्कासन आपके शरीर से हो जाएगा। इसके ढेरों लाभ आपको मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, वजन की संतुलन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से इस अनुपात में आपको आटा मिलाकर उसको पिसवा लेना है और फिर आपको अपने दैनिक भोजन में इस तरह के आटे का प्रयोग करना है। और अगर आप चाहते हैं कि गेहूं का यूज ना करें तो इन सभी चीज़ों से गेहूं को हटा बाकी इन 4 चीज़ों को मिला, इसका आटा पिसवा इसका प्रयोग करें तो इस तरह यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप जैसा चाहें वैसा इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे।
इसका सेवन बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब कर सकते हैं। सबके लिए यह लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है। इतना कह के गुरु अपने उपदेश को समाप्त करते हैं और शिष्य से कहते हैं कि बेटा, जितना जल्दी आप इसे समझे, इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर ले, उतना आपके लिए उत्तम होगा।